हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिरर चार्ज। तो मिरर चार्ज के कंसेप्ट को समझेंगे, क्या मिरर चार्ज होता है और साथ साथ मिरर चार्ज को कैसे हम एवेल्यूएट करते हैं ये भी समझेंगे। और थोड़ा सा हिंट करूंगा किस तरीका की प्रॉब्लम मिरर चार्ज पे आती हैं कंपटीशंस में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि मिरर चार्ज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इंटरव्यू के प्रोस्पेक्ट्स में भी, और लगातार कम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन मिरर चार्ज से आता है। तो मिरर चार्ज में सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि अगर हमारा कोई प्लेन है, कोई इनफाइनाइट प्लेन है, और अगर हम उसे ग्राउंडेड कर देते हैं तो ग्राउंडेड होने के बाद में जैसे हम उसे ग्राउंडेड करते हैं तो पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो पोटेंशियल जीरो जो होता है वो हमारा ग्राउंडेड करने के साथ हो जाता है, लेकिन अगर हम चार्ज ले लेते हैं उस चार्ज के कारण ग्राउंडेड के ऊपर पोटेंशियल जीरो नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें, तो हमारे पास फिर कंसेप्ट आता है मिरर चार्ज का। तो पहले समझने का प्रयास करते हैं। मैं दो तरीका से इसे कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की, और उम्मीद है मुझे दोनों तरीका से आप इसे समझ पाएंगे क्यों इसकी ज़रूरत है। तो हम क्या करें कि एक प्लेन ले लें, और ये इनफाइनाइट प्लेन का मतलब ये है कि ये बहुत आगे तक यहाँ जा रहा है, इधर भी बहुत आगे तक जा रहा है, और इस प्लेन को क्या करें ग्राउंडेड कर दें। इसके ऊपर एक चार्ज रख दें प्लस क्यू, और इसे डिस्टेंस डी के ऊपर रखें। तो कैसे इंट्रोड्यूस होता है मिरर चार्ज का कंसेप्ट कि एक हमारा ये प्लेन है और इसको ग्राउंडेड कर दिया है। तो प्लेन जो ग्राउंडेड है उसमें प्लेन ग्राउंडेड होने का मतलब v की वैल्यू का जीरो हो जाना है। जब भी कोई भी प्लेन ग्राउंडेड किया जाता है तो प्लेन ग्राउंडेड का पोटेंशियल सना जीरो होता है। इसके साथ अगर हम इस चार्ज क्यू के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालें तो ये पोटेंशियल जो हमारा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आ जाता है। क्योंकि अगर हम चार्ज क्यू लेते हैं और चार्ज क्यू के कारण डी डिस्टेंस पे पोटेंशियल हमें चाहिए, तो पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला जो पॉइंट चार्ज के कारण होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। आर की जगह पे यहाँ डी है क्योंकि डी डिस्टेंस पे रखा है। तो फिजिक्स को की पजल प्रॉब्लम हो गई है। क्यों हो गई कि ग्राउंडेड रिक्वायरमेंट तो है कि पोटेंशियल जीरो हो, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल इस चार्ज क्यू के कारण पोटेंशियल आ रहा है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो अगर आप फिजिक्स की प्रोस्पेक्ट्स को समझाना चाहते हैं तो आपके पास केवल एक ही विकल्प बचता है कि आप इंट्रोड्यूस करें एक चार्ज, मिरर चार्ज जिसे हम बोलेंगे, इससे उतनी ही डिस्टेंस पे जैसे यहाँ प्लस क्यू रखा है तो इधर की तरफ सिमेट्रिकली, इसके सिमेट्रिकली जस्ट अपोजिट एक चार्ज माइनस क्यू इमेजिन करें और उसे भी डिस्टेंस टी पे रख दें। तो जैसे हम यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रख देंगे डिस्टेंस डी के ऊपर और इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये हमारा इसके कारण पोटेंशियल हमारा आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये हमारा जीरो हो गया अब, क्योंकि ये भी डिस्टेंस डी के ऊपर रखा गया है। तो अगर हमें बाउंड्री कंडीशन को सेव करना है, और बाउंड्री कंडीशंस की रिक्वायरमेंट क्या थी कि पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो पोटेंशियल यहाँ पे अगर हम चार्ज के कारण देख रहे हैं, क्यू के कारण, तो पोटेंशियल था क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और बाउंड्री कंडीशंस की रिक्वायरमेंट थी कि पोटेंशियल जीरो हो। तो केवल और केवल हमारे पास एक ही कंसेप्ट है कि इतना ही चार्ज, जितना चार्ज स्ट्रेंथ इसी की थी उतना ही चार्ज माइनस क्यू जिस चार्ज की वैल्यू हो डिस्टेंस डी के ऊपर अगर रख दिया जाए तो हमारी बाउंड्री कंडीशंस ओबे हो जाती है। क्योंकि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इसके कारण पोटेंशियल माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इसके कारण, और दोनों का पोटेंशियल का अगर हम सम करेंगे तो वो हमारा जीरो होगा। तो ये एक्चुअल में चार्ज है नहीं, लेकिन इसे इंड्यूज चार्ज बोलते हैं मिरर चार्ज को, और ये चार्ज ऐसा बिहेव करता है कि बाउंड्री कंडीशंस के लिए इसके करस्पॉन्डिंग एक चार्ज यहाँ रखा गया है। अगर हम इस डिस्टेंस डी को चेंज करते हैं, इस डिस्टेंस डी की वैल्यू को चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, जैसे इस चार्ज को डी डिस्टेंस की बजाय हम 2d डिस्टेंस पर रख दें, तो फिर हमें मिरर चार्ज का इमेजिनेशन भी चेंज करना पड़ेगा। फिर हमें चार्ज को माइनस क्यू को 2d डिस्टेंस पे रखना होगा।
तो जैसे ये चार्ज Q बदलता है, डिस्टेंस बदलती है, ऐसे मिरर चार्ज की डिस्टेंस बदलती है। जैसे सपोज किया एक चार्ज हम और यहां रखे देते हैं 2Q स्ट्रेंथ का। तो अगर आपने 2Q स्ट्रेंथ का एक चार्ज यहां रख रखा है और यहां से लेके ये डिस्टेंस भी हमारी मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस भी d है, तो अब ये इसके कारण जो पोटेंशियल हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4πε0 2Q/2d इसके ऊपर। तो अगर अब हमें इस ग्राउंडेड कंसेप्ट को ओबे कराना है पोटेंशियल जीरो को, तो हमें तुरंत से ही एक चार्ज -2Q इधर रखना होगा और वो डिस्टेंस कितने पर रखा जाएगा, डिस्टेंस d के ऊपर। तो ये 2Q -2Q इसका मिरर चार्ज होगा। जितनी डिस्टेंस पे ये चार्ज यहां से रखा गया है इस प्लेन से, इतने पे इसको रखा जाएगा। ऐसे ही हम अगला चार्ज यहां पे 3Q रख दें तो इधर भी हमें उसी तरीका से -3Q रखना पड़ेगा। अगर इस डिस्टेंस को भी हम t मान लें तो इधर भी हमें d डिस्टेंस के ऊपर मिरर चार्ज जो है उतनी ही डिस्टेंस पे रखा जाएगा। जिसके चलते क्या हो कि जो हमारे पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल ऊपर रखे गए हैं उनके कारण इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है, इधर से उतना ही पोटेंशियल नेगेटिव जनरेट हो जाए और पोटेंशियल बराबर जीरो की कंडीशंस लगातार ओबे होती रहे। इन चार्जों का जो ऊपर चार्ज रखे गए थे, इन चार्जों के करस्पॉन्डिंग ये जो चार्जेज हैं उनको मिरर चार्ज कहते हैं। और सदा ये क्या होते हैं, जितने चार्ज है पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज का एजम्पशन हम इधर की तरफ मानेंगे। ये एक्चुअल में होते नहीं है, ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस के लिए जरूरी हो जाता है कि फिजिक्स को अगर आप सेव करना चाहते हो तो आपके पास इसको एज्यूम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं, क्योंकि फिजिक्स केवल तभी सेव हो सकती है जब हम इधर की तरफ इतना चार्ज माने। और ये बेसिकली होता है इंड्यूज चार्ज। इन चार्जों को हम क्या बोलते हैं, मिरर चार्जों को इंड्यूज चार्ज। और इंड्यूज चार्ज के कंसेप्ट से हम इन चार्जों की वैल्यूओं को निकाल के भी दिखा सकते हैं। जैसे अभी हम चलेंगे एक कंसेप्ट, ये सबसे आसान तरीका था समझाने का। अब अगर हम यहां से देखें तो Q/4πε0 इसके कारण पोटेंशियल है, -Q/4πε0 इसके कारण पोटेंशियल है, V0 हो गया। फिर हमने यहाँ 2Q रखा, यहाँ -2Q रखा, यहाँ से डिस्टेंस इसकी भी 2d और इधर इसकी भी डिस्टेंस 2d, तो इसके पॉजिटिव 2 के कारण पोटेंशियल हो गया 1/4πε0 2Q/2d। तो नेगेटिव के कारण पोटेंशियल उतना ही हो जाएगा, नेगेटिव में 1/4πε0 -2Q/2d। दोनों को जोड़ोगे तो फिर से V0। ऐसे यहाँ पे हमने 3Q रख दिया, इधर -3Q रखा, ये डिस्टेंस 3d है, ये डिस्टेंस भी 3d है, तो इसके कारण पोटेंशियल 1/4πε0 3Q/3d और इसके कारण जो पोटेंशियल है 1/4πε0 -3Q/3d, फिर से V0 हो गया। तो इन चार्जों के करस्पॉन्डिंग ये चार्जेस मिरर चार्जेस कहलाएंगे। और जो हमारे पास जितने चार्जेस ऊपर एज्यूम किए जाएंगे उतने ही इक्वल चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन के साथ, अपोजिट साइन के साथ में इधर एज्यूम किए जाएंगे। ये हमारा कंसेप्ट क्या कहलाता है, मिरर चार्ज कंसेप्ट कहलाता है। ये रियल सेंस में चार्ज होते हैं क्योंकि रखे गए हुए चार्ज होते हैं। ये रियल सेंस में चार्ज नहीं होते, ये वर्चुअल सेंस में चार्ज होते हैं, क्योंकि वो बाउंड्री कंडीशंस को ओबे करने के लिए मस्ट हो जाते हैं कि हम उनको एज्यूम करें। तो ये इनफाइनाइट ग्राउंडेड प्लेन की प्रॉब्लम्स में जब भी क्वेश्चंस आएगा आपको तुरंत से इस कंसेप्ट को समझना है। काफ़ी क्वेश्चंस कंपटीशंस में पूछे जाते हैं, मैं इसका मैथ ड्रॉ करूंगा, फिर मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्रॉ करूंगा और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर्स में ऐसे कहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इसके इंट्रोडक्शन को समझने का प्रयास किया होगा कि मिरर चार्ज की परिकल्पना क्यों ली जाती है। अब हम देखते हैं कि मिरर चार्ज को कैसे कैलकुलेट करें। तो हम क्या करें कि यहाँ एक इस तरीका से प्लेन ले लें, ये हमारा ये इधर की तरफ एक्सिस ले लें, ये एक्स एक्सिस ले लें, ये वाई एक्सिस ले लें और ये जेड एक्सिस के ऊपर, ये जेड एक्सिस है, इस जेड एक्सिस के ऊपर एक चार्ज क्यू रख दें जो 0.00d पे रखा गया है। ये तीनों हमारी एक्सिस दिखाएंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस पे हमने क्या कर दिया है, चार्ज रख दिया है 0, 0
डी पॉइंट के ऊपर। 0 0 क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, जेड एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, वो भी जेड एक्सिस पे 0 होगा, और डी डिस्टेंस वो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो ये डी ये हो गया। ये दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अगर हम कोई बिंदु आर्बिट्री तौर पे पॉइंट पी ले लें और उसके कोऑर्डिनेट ले लें एक्स वाई जेड, कोई पॉइंट ले लिया आर्बिट्री तौर पे, कहीं यहाँ पे ले लिया या इस बिंदु पे कहीं ले लिया, और उसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए? एक्स वाई जेड। इस चार्ज के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0 0 डी। सपोज किया बिंदु हमने यहाँ कहीं ले रखा है, ये जो पी एक्स वाई जेड ले रखा है, किसी भी प्लेन में हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है। तो ये इस पॉइंट को अगर हम मिला दें तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारे पास पोटेंशियल है वो कैलकुलेट कैसे किया जाए इस पॉइंट के ऊपर। कोई बताएगा क्लास में कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे? आर चाहिए हमें। आर के लिए फॉर्मूला क्या होगा? आर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अगर इसके कोऑर्डिनेटों को हम x1 y1 z1 मान लें, इसके कोऑर्डिनेटों को x2 y2 z2 मान लें, तो r का फॉर्मूला ये होगा। यहाँ x2 x के इक्वल है, y2 y के इक्वल है, और z2 z के इक्वल है। x1 0 है और हमारा y1 वो भी 0 है, और z1 की वैल्यू d है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट 0 0 d और इस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट ले रखे हैं x y z। तो इन दोनों का अंतर कैसे लेंगे? r के लिए x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस d का स्क्वायर, उसका रूप ले लेंगे r कैलकुलेट करने के लिए। तो r हमारा यहाँ क्या हो गया बच्चों? इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x2 तो x हो गया, x1 0 हो गया तो x स्क्वायर आ गया यहाँ से, y2 माइनस y1 में y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस d का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z माइनस d का स्क्वायर। तो इस चार्ज q के कारण v ड्यू टू चार्ज प्लस q कितना हो गया बच्चों? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये वैल्यू हमें कितनी ऑब्टेन हो गई? दिस इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r की ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z माइनस d का स्क्वायर। ये भी आ गया पॉजिटिव चार्ज q के कारण। अब मिरर चार्ज इसका कहाँ होगा? अगर इस कंसेप्ट को आपने समझा है तो मुझे बताएं मिरर चार्ज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ मिरर चार्ज क्या होंगे? 0 0 माइनस डी, क्योंकि वो हमारा प्लस में होगा। 0 0 डी कोऑर्डिनेट अगर चार्ज के हैं तो मिरर चार्ज के कोऑर्डिनेट 0 0 माइनस डी होंगे, और आर क्या होगी इसके लिए? सिमिलरली जाओ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी का स्क्वायर। तो v इसको v1 कह दो और इसको v2 कह दो, कितना हो जाएगा? माइनस q नेगेटिव चार्ज होगा,
अपॉन 4πε0 अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z प्लस d का स्क्वायर। तो ये तो चार्ज Q के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, और ये चार्ज माइनस Q के कारण। यहां पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 0 माइनस d। तो सिमिलरली हम क्या चलेंगे, यहाँ पे z1 माइनस डी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो x² प्लस y² प्लस z प्लस d का स्क्वायर, उसका रूट हो जाएगी। ये पोटेंशियल इसके कारण, ये पोटेंशियल इसके कारण। नेट पोटेंशियल कैसे लिखोगे, नेट पोटेंशियल हाँ जी बताएं, v एट xyz इजकल टू v1 प्लस v2। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल v1 कैलकुलेट कर लें, v2 कैलकुलेट कर लें, दोनों को ऐड कर दें। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, q अपॉन 4πε0 1 अपॉन अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z माइनस डी का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z प्लस डी का पूरे का होल स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। ये v का फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल का, पॉइंट P के ऊपर। तो ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास एक्सप्रेशंस कैसे हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालें माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। जेड में वेरिएशन है, कोऑर्डिनेट जो बदलाव है वो कहाँ रखा गया, जेड कोऑर्डिनेट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या ले लें, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। और एक्स वाई प्लेन में निकालना चाहते हैं तो एक्स वाई प्लेन में अगर निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को तो माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड कर लें, और उसे एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ई की वैल्यू को क्या लिखें, ई इजकल टू, यहां से ले लें, ई इजकल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, और एक्स वाई प्लेन में चाहिए तो जेड को 0 कर दें उसके बाद इन एक्स वाई प्लेन। जो हमारे पास में वेरिएशन है वो हमारा जेड का वेरिएशन है, क्योंकि जेड एक्सिस के अंदर रखा गया है, और हम किस प्लेन में निकालना चाहते हैं, एक्स वाई प्लेन में। ये हमें एक्स वाई प्लेन में मिलेगी वैल्यू, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जेड 0 हो जाएगा। तो ई को पहले माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड करें और फिर जेड को 0 करें। बताएं मुझे क्या वैल्यू आती है, इसका डिफ्रेंसिएशन करके बता दें। आज फिजिक्स फॉर ऑल की किसे याद आई क्लास में, ऊपर लिखा हुआ है फिजिक्स फॉर ऑल डॉक्टर ललित कुमार। मान सिंह को थैंक यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को क्या लिखें, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, माइनस डेल अपॉन डेल जेड, और v हमारा कितना था, q अपॉन 4πε0 अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z माइनस डी का स्क्वायर माइनस q अपॉन
4πε0 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी का स्क्वायर। तो बताएं बच्चों क्या मिला हमें यहां से। Q अपॉन 4πε0 कॉमन निकाल दें पूरे एक्सप्रेशन से, माइनस डेल ओवर डेल जेड करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी स्क्वायर और इस पूरे की पावर माइनस हाफ का। देख लें कोई मिस्टेक हो तो बता दें। और सिमिलरली माइनस डेल ओवर डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी का स्क्वायर और इसकी पावर माइनस हाफ। देखें क्या मिला। Q अपॉन 4πε0 पहले पावर का कर लें, माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी स्क्वायर, इसकी पावर -3/2 इंटू एक नेगेटिव साइन भी है ये माइनस, तो ये इसे प्लस कर देगा। अब इसके कोफिशिएंट का करोगे 2z माइनस डी, सेकेंड स्टेप में क्या आ जाएगा है प्लस, डेल ओवर डेल जेड के आगे क्या आएगा, नहीं ये प्लस क्यों आएगा, अच्छा ये एक माइनस ये था और एक माइनस ये था, ये प्लस कर दो ठीक है, इट्स ओके। अगली टर्म देखो क्या मिलती है हमें, माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस प्लस डी स्क्वायर, इसकी पावर -3/2 इंटू 2z प्लस डी। तो इसको यहां से कैंसिल आउट कर दें और इसको इससे कैंसिल आउट कर दें, 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो आ गया है उसे लिख दें Q अपॉन 4πε0 जेड माइनस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी स्क्वायर, इसकी पूरे की पावर 3/2 माइनस जेड प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3/2। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। चाहिए एक्स वाई प्लेन में, तो इन एक्स वाई प्लेन के लिए क्या करें, इन एक्स वाई प्लेन जेड को क्या कर दीजिए 0 पुट कर दीजिए बाद में, एक्स वाई प्लेन में चाहिए तो। देखें क्या बचा, Q अपॉन 4πε0 माइनस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, पूरे की पावर 3/2। और इधर से क्या आ रहा है, सेम ही आएगा ये, जेड 0 होते ही यहां -2t कर दूं क्या, देखिए कहीं कोई गलती तो नहीं। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -2qd अपॉन 4πε0
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। इसे 2 से 2 कैंसिल आउट करते हैं और इन 2d कार्टेशियन को पोलर में बदले, dx dy हो जाता है हमारा r dr d थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों? आर स्क्वायर। 2 डायमेंशन में dx dy को तो लेते हैं r dr d थीटा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लेते हैं आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है हमारी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू किसके बराबर कर दें? माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, एक्स वाई प्लेन में जेड बराबर 0 के इक्वल। तो ये वैल्यू हमारी कितनी बन गई? माइनस क्यू डी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। ये किसकी वैल्यू आ गई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा क्या होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर दें, तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली हमें? माइनस क्यू डी अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। काफ़ी बार सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए आता है। ये अब तक जो पढ़ाया उसमें सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट था। वी की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, this expression is very important. एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो सिग्मा किस किस चीज पर निर्भर कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ क्यू। चार्ज हमारा क्या था? कितनी डिस्टेंस पर रखा गया था, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है आर स्क्वायर। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेटों पर भी निर्भर कर रहा है, या हम कह सकते हैं आर पर निर्भर कर रहा है। सिग्मा की वैल्यू कई बार क्वेश्चंस में क्यू देगा, डी देगा, आर देगा, सिग्मा पूछ लेगा, और कई बार ये फॉर्मूला सीधा ही पूछा जाता है पेपर में। सिग्मा बराबर माइनस क्यू डी अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम इसके चलते चार्ज कैसे कैलकुलेट करें? हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? चार्ज की वैल्यू, मिरर चार्ज की वैल्यू क्या होगी? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि डी क्यू हमारा जो चार्ज होता है वो हमारा होता है सिग्मा इंटू डी एस। तो मिरर चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें? क्यू बराबर रख दें, डबल इंटीग्रल लें सिग्मा, और डी एस को हम क्या ले लें? आर डी थीटा। डी एस, डी क्यू हमारा होता है सिग्मा डी एस। सिग्मा, तो ds की वैल्यू को आर डी थीटा कर दें, तो क्यू हमारे पास में कैलकुलेट होगा डबल इंटीग्रल सिग्मा आर डी थीटा। थीटा की लिमिट जब हम कैलकुलेट करेंगे पूरा घुमाएंगे 0 से 2 पाई। आर की लिमिट 0 से इंफिनिटी। तो दोनों वैल्यू रख दें, क्योंकि आर हमारा वेरी कर सकता है। थीटा की लिमिट को करें 0 से 2 पाई, और आर की लिमिट को इंटीग्रेट कर दें कहां से कहां तक? 0 से इंफिनिटी। क्योंकि यही वैल्यू है आर की जो मैक्सिमम हो सकती है, मिनिमम से मैक्सिमम तक, और थीटा की जो मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू है। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर जहां हमारा वो था, उसमें हमें पता चलेगा कि कुल मिरर चार्ज कितना आ गया। तो क्यू की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करें, सिग्मा हमारे पास था, इंटीग्रेट करें और देखें क्या मिलता है हमें। क्यू बराबर 0 से इंफिनिटी, 0 से 2 पाई, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दें, डेट इज इक्वल टू माइनस क्यू डी अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, और
आर डी थीटा। क्या करें, जो इसमें डी थीटा है, थीटा और कहीं आ नहीं रहा, केवल डी थीटा से आ रहा है, तो 2 पाई आएगा वो, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई। अब आर की लिमिट रहेगी 0 से इन्फिनिटी, और जो कांस्टेंट टर्म्स है उन्हें बाहर ले लें, माइनस क्यू डी भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या बच गया बच्चों, आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर लें, तो क्यू की वैल्यू आ गई हमारी माइनस क्यू डी। और इसको इंटीग्रेट करके बताएं, एक इंटीग्रेशन हमारे सामने है, क्या इंटीग्रेट करना है, आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। और आर की लिमिट कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी। कितनी आई वैल्यू, कैसे करेंगे, कुछ देर के लिए इस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर मान लो, तो 2r dr हमारा कितना हो जाएगा, 2x dx। 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी। अब देखो r की जगह अब हमें x की लिमिट चाहिएगी, जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया। तो यहां हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो पहले x में सॉल्यूशन कर लें, फिर x की में r की वैल्यू रख लें। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, r dr की जगह पे क्या रखते हैं, x dx। आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये एक्स स्क्वायर रह गया, तो ये वैल्यू -1 अपॉन एक्स हो गई। तो ये वैल्यू आ गई -1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू रख दो यहां से, कितनी आ गई वैल्यू, -1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कहां पे पुट कर दो, 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और लिमिट कहां से कहां तक ले जाओ, 0 से इन्फिनिटी। देखें कितनी आई वैल्यू, पहले इन्फिनिटी रखोगे वैल्यू, हाँ जी, और एक बार 0 रखोगे तो डी आ जाएगा, तो माइनस क्यू डी अपॉन डी। ये वैल्यू कितनी दे देगा, -q। तो मिरर चार्ज आ गया यहां से, मिरर चार्ज की वैल्यू कितनी मिली हमें, -q। कहाँ है कहीं, ये वाला, हाँ, तो यहाँ पे एक माइनस और भी आएगा ना, एक माइनस तो ये आ रहा है, और यहाँ पे एक माइनस और भी आएगा ना, ये वाला -1 अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो गए, पहले इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पहली टर्म तो 0 हो जाएगी। फिर सेकंड टर्म रखोगे 0, तो यहां से -q d मिल जाएगा। करके देख लो, ये सही आ रहा है, क्योंकि वैल्यू -q आएगी। एक ये माइनस था ना, ये वाला भी तो है, रखना है यहाँ पे। तो क्या सीखा यहां से कि मिरर चार्ज की वैल्यू हम सरफेस चार्ज डेंसिटी से कैलकुलेट की। अब हमने पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर ली किस फॉर्मूले से, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू -dv अपॉन dz XY प्लेन में। तो यहां से सिग्मा कैलकुलेट हो गया, सिग्मा कैलकुलेट करके हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास में ये चार्ज है, ये इंड्यूस चार्ज पैदा हो गया। क्या किया, जो इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टिंग, जो हमारी इनफाइनाइट प्लेन था, जो हमने पोटेंशियल को हमने ग्राउंडेड किया था, पोटेंशियल को 0 किया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने चार्ज रख दिया था, उसके कारण, इंडक्शन के कारण प्लेन के जस्ट अपोजिट इंड्यूस चार्ज पैदा हो गया, और उसकी स्ट्रेंथ क्या रही,
उतनी ही रही वैल्यू में, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ हो गई, जिससे नेट पोटेंशियल की वैल्यू 0 बन गई। तो जो हम कंसेप्ट क्या वाला कौन सा कंसेप्ट समझा रहे थे? एक चार्ज अगर हम लें, यहाँ पे चार्ज Q रख दें और ये कोऑर्डिनेट 0 0 D ले लें, तो एक मिरर चार्ज हमें कहाँ रखना पड़ेगा? -Q, और वो कहाँ पे? 0 0 -D पे। तो इसमें हम क्या चले, पहले हमने इसके कारण और इसके कारण पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने क्या कहा कि हमने ये भी सिद्ध कर दिया कि इधर जो चार्ज है वो -Q ही होगा, और उसके चलते हमारी बाउंड्री कंडीशंस फुलफिल हो गई, क्योंकि इसके कारण इस पॉइंट पे और इसके कारण इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो हमारा 0 होता रहेगा प्लेन पे। अब इसमें जो कॉम्पिटिटिव दुनिया में क्वेश्चंस आया, वो आया कि जो एनर्जी स्टोर होती है वो इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो इसके अंदर हमारे पास में दो प्लेन हम लेंगे, जेड ग्रेटर देन 0 प्लेन और जेड लेस देन 0 प्लेन। ये हमारा जेड कोऑर्डिनेट का वेरिएशन है, जेड ग्रेटर देन 0 और ये जेड लेस देन 0। ये हमारा वर्चुअल है, ग्राउंडेड करने के बाद में ये कैसा है? वर्चुअल। ये रियल है। तो क्या करें, इसमें एनर्जी कैलकुलेट कर लें। एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनर्जी का क्या तरीका है कैलकुलेट करने का? एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि अगर हम दो चार्ज लें, Q1 और Q2 ले लें इन केस, और उन्हें डिस्टेंस r पे रख दें, तो हमारे पास में जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हमें पता है, वो हमारी होती है 1/4πε0 Q/r। पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर पोटेंशियल से क्या बना सकते हैं? पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे वाले चार्ज को जब पोटेंशियल क्षेत्र में लाते हैं तो वर्क करना पड़ता है, और वर्क की किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखेंगे कैसे अपने से कैलकुलेट करते हैं। देखें, ये सारा ही लेक्चर आप डेविड जे ग्रिफिथ से देख रहे हैं। ये पूरा सौजन्य जो है पूरे लेक्चर का वो ग्रिफिथ को ही जाता है। मैक्सिमम जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ सब डेविड जे ग्रिफिथ में आपको मिलेंगे। ग्रिफिथ से ही मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे टॉपिक्स, तो आप ग्रिफिथ को कंसल्ट भी कर सकते हैं, कहीं कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए अगर हम जाएं तो U हमारा कैलकुलेट होगा 1/4πε0 Q इंटू -Q अपॉन, और डिस्टेंस ये कितनी हो गई? 2D। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है कि अगर दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और उनके बीच में अगर डिस्टेंस r है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r। तो Q1 की जगह पे क्या रख दें? Q, Q2 की जगह पे रख दें -Q, R की जगह पे रख दें 2D। लेकिन ये जो एनर्जी स्टोर है, ये इसका आधा हिस्सा इधर स्टोर होगा और आधा इधर स्टोर होगा। और वास्तव में जो प्लेन है हमारा वो है जेड ग्रेटर देन 0 प्लेन। ये तो वर्चुअल ले रखा है हमने, तो इसका U जो होगा वो एक्चुअल में कितना होगा? 1/4πε0 -Q², और इसका आधा करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी 4D। ये क्वेश्चंस गेट में सच आ चुका है। और अगर ये जेड ग्रेटर देन 0 और जेड लेस देन 0 प्लेन में पूछता है एनर्जी, तो फिर से आंसर यही बार करना है। जेड लेस देन 0 में भी सेम एनर्जी स्टोर होगी, -Q² अपॉन 4D। तो एनर्जी का जो शेयर है, ये डिस्टेंस 2D हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस D थी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस -D थी। अगर टोटल डिस्टेंस लेंगे तो ये 2D होगी। जब ये 2D डिस्टेंस हो गई तो यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2/r करेंगे, तो Q1 Q, Q2 -Q और R कितना? 2D। ये एनर्जी हो गई। अब इस एनर्जी में आधी एनर्जी इधर स्टोर होगी, आधी एनर्जी इधर होगी। ये जेड ग्रेटर देन 0 होगा प्लेन, ये जेड लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे एनर्जी दोनों प्लेनों में कैसे होगी? इक्वली शेयर होगी। रियल सेंस में प्लेन है कौन सा? ये रियल सेंस में प्लेन है, ये वर्चुअल सेंस में प्लेन है, क्योंकि मिरर चार्ज एक्चुअल चार्ज नहीं है, इंड्यूस टाइप चार्जेज है। तो एनर्जी का शेयर इक्वली शेयर होता है।
तो अगर आपसे पूछता है एनर्जी बताइए कितनी होगी, तो आंसर आप क्या मार्क करेंगे? आंसर मार्क करेंगे 1/4πε0 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4d। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R से। अब क्वेश्चंस और किस तरीका के इस पर देखे जाते हैं, ये सब चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। मिरर चार्ज कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, उस पर कैसे क्वेश्चंस बने, पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके अलावा हमने देखा इंड्यूस चार्ज की स्ट्रेंथ को कैसे कैलकुलेट किया जाए, एनर्जी कैसे कैसे शेयर होती है, ये सब चीजें आप इसमें डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस कैसा मैंने देखा, कैसा क्वेश्चंस इस पर देखा है, इस तरीका का क्वेश्चंस देखा है कि ये हमारा एक प्लेन है, इसमें क्या करता है, बल्कि क्या करता है, इस फॉर्म में ना दे के ऐसे दिया, इस प्लेन को ग्राउंडेड कर दिया इस फॉर्म में, और इधर चार्ज Q रख दिया डिस्टेंस 1 मीटर पर, इससे 1 मीटर पर फिर एक चार्ज 2Q रख दिया, और कहता है इस 2Q के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट फोर्स। इस टाइप का क्वेश्चंस कंपटीशंस में मैंने देखा है, जिसमें क्या है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है, और पूछता है कि फोर्स कैलकुलेट कीजिए 2Q के ऊपर। तो सबसे पहले जैसे ही प्लेन को ग्राउंडेड करे तो आपको तुरंत से समझना कि ये प्रॉब्लम मिरर चार्ज की है। तो सबसे पहले तो पहला का जो कंसेप्ट है वो हमें यही समझना कि मिरर चार्ज का कंसेप्ट कहाँ लगाएं। बच्चे कहीं भी लगा देते हैं और कहीं भी नहीं लगाते, तो ये याद रखें कि प्लेन को ग्राउंडेड करते ही क्वेश्चन मिरर चार्ज का बन जाता है। तो ये ग्राउंडेड किया तो यहाँ से Q डिस्टेंस पे अगर हमारा 1 मीटर पे एक चार्ज है, तो यहाँ हमें माइनस Q एक चार्ज 1 मीटर पे रखना पड़ेगा, जिससे जितना पोटेंशियल इसके कारण जनरेट हो रहा है इस पॉइंट पे, इतना ही इसके कारण न्यूट्रलाइज हो जाए, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, और जुड़ के वो कैसा बन जाए, नेट चार्ज नेट पोटेंशियल 0 बन जाए। उसके बाद हम क्या करें, जो 2Q है उतना ही यहाँ पे माइनस 2Q रख दें, उतनी ही डिस्टेंस पे जितनी इन दोनों के बीच है, वो भी हमने 1 मीटर ले रखी है। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि मिरर चार्ज कैसा रखे जाने हैं। अगर आप इतना समझ जाते हैं तो समझो आधा क्वेश्चन तो तभी तैयार हो जाता है। अब देखें कि 2Q के ऊपर जो 3 चार्ज हैं, कौन कौन से चार्ज, दिस वन एंड दिस वन, वो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ जाएगा। तो पहले देखेंगे इस प्लस Q का, इस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, Q/4πε0 R स्क्वायर। R स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 1 का स्क्वायर, क्योंकि 2Q पे फोर्स कैलकुलेट करना है हमें। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इधर की तरफ जाएगा, क्योंकि इससे रिपेल करेगा। ये माइनस Q से अट्रैक्ट करेगा इधर को, माइनस Q क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा 2Q को। वो फोर्स कितना लगाएगा, इधर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, Q/4πε0, और माइनस नहीं रखना है, प्लस ही रखो, केवल डायरेक्शन दिखा दो। Q/4πε0, और ये डिस्टेंस पूरी कितनी हो गई, हाँ जी 3 स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q/4πε0 R स्क्वायर, R की जगह 3 आ जाएगा। अब इस -2 के कारण देखो, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगा, इधर को होगा, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तीसरा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा। समझ रहे हो, ये -2Q इसको खींच रहा अपनी तरफ को, तो अट्रैक्ट कर रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आएगा, ये भी इधर को आएगा, ये इसे रिपेल कर रहा तो ये इधर को जाएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, Q/4πε0, और डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी हो गई बच्चों, 1 1 1 और 1, कितनी 4 स्क्वायर। तो इसको अट्रैक्टिव फोर्स कितना लगा ओवरऑल,
हाँ जी, Q अपॉन 4πε0 1/9 प्लस 1/16। अच्छा, ये 2Q रह गया है, ये वैल्यू 2Q लेनी है क्योंकि यहाँ चार्ज जो है तो यहाँ पे 2 इसके साथ 2 आ जाएगा, यहाँ 2/16 2Q, यहाँ पे 2Q है ना, ये चार्ज इधर 2Q है, इधर Q है, तो -Q - 2Q, तो यहाँ 2Q अपॉन 4πε0 और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखें कितना बना ये, Q अपॉन 4πε0 1/8 हो गए 72 और 8 9 17/72 Q अपॉन 4πε0। अब फोर्स के लिए ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, फोर्स के लिए क्या करोगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, 2Q के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि इस 2Q पर देख रहे हो ना फोर्स, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, लेकिन हमें फोर्स चाहिए, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स पता चल गया, और रिपल्सिव फोर्स कितना हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था इंटू 2Q हो जाएगा, तो 2Q स्क्वायर अपॉन 4πε0। ये तो कैसा फोर्स है, रिपल्सिव, और अट्रैक्टिव कितना फोर्स है, 2Q स्क्वायर 17/72 अपॉन 4πε0। बताएं कौन सा ज्यादा है, हाँ जी, ज्यादा कौन सा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम है, 17/72 आ रहा है ना, ये 17/72 जो ये 1 से कम होगा, काफी कम, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिपल्सिव ज्यादा है, तो नेट फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, और उसकी नेट रिपल्सन कैसे निकालोगे, इसमें से इसको घटा देना, रिपल्सन था 2Q स्क्वायर बाई 4πε0, अट्रैक्शन था इतना, तो अट्रैक्शन वाला फोर्स जो है वो घटा दो, 2Q अपॉन ये 17/72, ये आंसर आ गया इसका। -1 - 17/72। देखिए कोई कंसेप्चुअल कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताएं, क्या नहीं आया समझ में, एक बार मैं फिर से क्लियर करे दे रहा हूं, कहीं कोई कैलकुलेशन एरर होगी तो उसमें चेक भी कर लेंगे। ये अप्लाइड प्रॉब्लम थी ब्लड चार्ज पे, इस तरीका की प्रॉब्लम काफी आती हैं। मैं एक बार फिर से समझाता हूं क्या क्वेश्चन था, कैसे से सॉल्व करना था। ये हमारा एक प्लेन है, इसको ग्राउंडेड कर दिया गया है, यहां से एक चार्ज Q 1 मीटर डिस्टेंस पर रखा है, इससे Q से 2Q चार्ज स्ट्रेट लाइन में 1 मीटर पर और रखा गया है, ये पूरा का पूरी सिचुएशन है। इसके अपोजिट चार्ज यहाँ से 1 मीटर पे -Q और यहाँ से -2Q 2 मीटर डिस्टेंस पे रख दिया जाएगा, तो 1 मीटर के गैप पे रख दें। अब क्या करें, इस पे तीन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पैदा, एक इसके कारण, एक इसके कारण, एक इसके कारण, ये दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो इस 2Q को ये अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, तो ये अट्रैक्शन फोर्स देंगे, तो अट्रैक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q इंटू 2Q अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, 3 मीटर, तो 1/4πε0 2Q इंटू Q अपॉन 3 स्क्वायर, ये पहली टर्म बन गई इसकी। अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्यों, चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज उसे अपनी तरफ को खींचेगा, तो अट्रैक्शन है।
ये -2q इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, ये पूरी जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर हो गई। तो 1/4πε0 2q इंटू 2q, और क्या आएगा 1/4πε0 2q इंटू 2q अपॉन कितना बनेगा 4πε0 और इस डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो ये टर्म आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। तो यहां पे 2q की टर्म भी तो आनी थी एक, क्या कर लिया था मल्टीप्लाई? क्यों जी? तो पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है ना, पहले इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया इस पे, फिर इसके कारण निकाल लिया, और फिर 2q से मल्टीप्लाई कर लिया इस 2q का चार्ज। ठीक है, ये आ तो गया यहाँ, ये अट्रैक्टिव फोर्स है ये। क्यों जी? आ गया ये फैक्टर ले लिया, ये आ गया ना यहाँ पे 2q वाला, ये आ रहा है 2 इंटू q, और ये डिस्टेंस r² वाला आ गया, और ये 2q यहां वाला आ गया, ये वाला दोनों आ गए। और रिपल्सन फोर्स कौन सा होगा 1/4πε0 q इंटू 2q अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये वैल्यू ज्यादा है रिपल्सिव की, और अट्रैक्टिव फोर्स जो ये है ये कम है, तो नेट फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। तो रिपल्सिव की जो स्ट्रेंथ थी वो ये थी, अट्रैक्टिव की ये थी, दोनों को घटा दो, नेट रिपल्सन आ जाएगा हमारा, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। नहीं समझे? और इस पे क्वेश्चंस काफी टफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे क्या कर सकता है, इसी को आगे बढ़ा देगा, एक चार्ज यहां पे और रख देगा 3q, और इस डिस्टेंस को हो सकता है वो 2 मीटर रख दे। तो यहां पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, -3q रखना पड़ेगा, वो भी हमारा कितनी डिस्टेंस पे, 2 मीटर पे। और कोई जरूरी नहीं है कि इसी पे पूछे फोर्स, इनमें से किसी पे भी पूछ सकता है। तो इस पे काफी टिपिकल क्वेश्चंस तक बनाए जा सकते हैं। तो मिरर चार्जों की वैल्यू को रखना, उसके बाद में अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्सों की वैल्यू को कैलकुलेट करना, और फिर ये चेक करना कि फोर्स ओवरऑल अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, वो चेक करना, तब पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो काफी टिपिकल क्वेश्चंस इस पे बन जाते हैं, और काफी क्वेश्चंस इस पे देखे जाते हैं कंपटीशंस में। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये मिरर चार्ज के कंसेप्ट को आपने समझा होगा, इनके वैल्यूओं को जो एवोल्यूशन है इसको समझा होगा, और इस पर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको समझा होगा। अगली वीडियो में जो मैं मिरर चार्ज पे दे रहा हूँ वो अप्लाइड क्वेश्चंस ही लूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।